गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको हमारे जो दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उनके बारे में आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। दरअसल में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत के ऊपर कमेंट किया है एंड उन्होंने ये कहा है कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया और रशिया दोनों पूरी तरह से चाइना के साथ मिल गए हैं। ही हैज सेड कि इट लुक्स लाइक दैट वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। और साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि इन तीनों का फ्यूचर बहुत बढ़िया रहे, उनकी यही कामना है। दोस्तों, ये मुद्दा यही नहीं रुका। यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक जी ने यहाँ पे ये भी कमेंट कर दिया कि भारत को चाहिए कि वो ब्रिक्स का पार्ट ना रहे, ब्रिक्स को छोड़ दे। और साथ साथ भारत को एक साइड तो चुननी ही पड़ेगी, या तो वो यूएसए की तरफ है या वो चाइना की तरफ है। दोनों साइड यहाँ पे इंडिया यहाँ पे नहीं रह सकता। दोस्तों, इस तरह की चीज़ों या इस तरह के कमेंट्स आना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत और यूएसए का रिश्ता आज के समय तनाव से गुजर रहा है। पिछले 27 साल के अंदर इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल रहा है, पर इस टाइम के ऊपर ये जो टैरिफ लगाए गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो मिस कैलकुलेशन हुई है, उस वजह से हमें नोटिस करने को मिलता है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप में थोड़ी सी यहाँ पे तनाव आपको देखने को मिल जाएगा। जब हमारे एमईए के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल जी से इनके बारे में पूछा गया कि आप क्या कमेंट करना चाहेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने या यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर फिलहाल कमेंट करने से मना कर दिया। अब देखना ये होगा कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है इन सब टैरिफ्स का, कैसे हम इस जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे हैं आज के समय के ऊपर, कैसे हम एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमें आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे उनको टैकल करना पड़ेगा। दोस्तों, डेट है आज की 6 सितंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो टीचर्स डे के स्पेशल ऑफर्स हैं वो एक्सटेंड किए गए हैं एंड अब आप हमारे जितने भी यूपीएससी कोर्सेज हैं सबके ऊपर आपको अप टू 70% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली लिंक जो है इन सब कोर्सेज के मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं एंड इन अच्छे ऑफर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑल दी बेस्ट। कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है ना, वो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के रिगार्डिंग। दोस्तों, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी वो छत्तीसगढ़ गए एंड वहाँ उन्होंने हमारे जो सीआरपीएफ है, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी, कोबरा जवान्स, इन सबको यहाँ पे फेलिसिटेट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में कामयाबी प्राप्त की थी। दोस्तों, ऑपरेशन ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है ना, इसके बारे में मुझे थोड़ा अंदर की डिटेलिंग भी मुझे पता लगी। एक्चुअली मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को एंड आपको भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पिक्चर के अंदर ना आप मेरे साथ राजू वाघ सर को देख रहे होंगे। दरअसल में राजू वाघ सर जो हैं वो सीआरपीएफ के ऑफिसर रहे हैं एंड आज के समय उन्होंने यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके अब वो लबासना में ट्रेनिंग कर रहे हैं। लास्ट ईयर ही इन्होंने एग्ज़ाम दिया था यूपीएससी सीएससी का एंड उसके अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया एंड दैट इज़ हाउ वो लबासना में आज के समय ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन इनको अपनी पढ़ाई के समय फेस करने को मिली, वो यही थी कि एक तरफ तो वो सीआरपीएफ ऑफिसर की तरह काम कर रहे थे, प्लस एट द सेम टाइम उनको अपनी यूपीएससी सीएससी की तैयारी भी करनी थी। तो काफ़ी मुश्किल था उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। तो जब मैंने इनसे डिस्कशन किया, इनसे बात हुई, तो उन्होंने क्लियरली ये बताया कि सर पूरा दिन मैं ऑपरेशन में व्यस्त रहता था, कि जैसे आपके जो नक्सलाइट्स होते हैं उनसे मैं लड़ता था, बट शाम के समय के ऊपर मैं अपनी पढ़ाई किया करता था, या तो शाम के समय या अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना, अर्ली मॉर्निंग और या लेट नाइट, क्योंकि वही टाइम होता था। तो काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है ये कि आप दिन में पूरा दिन आप कहीं ना कहीं फील्ड में हो, बहुत सारे नक्सलाइट के साथ आपको लड़ना पड़ रहा है, पर उससे पहले सुबह 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे आप अपनी पढ़ाई के लिए निकाल रहे हो। ये क्लियरली इन्होंने यहाँ पे मैसेज भी दिया। तो मेरा मैसेज भी आप सबके लिए यही है कि देखो, कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरे पास दिन में टाइम नहीं है, मुझे कॉलेज जाना होता है, मुझे यहाँ जाना होता है, मुझे, ठीक है ना, मुझे घर के थोड़े बहुत काम होते हैं। आई अंडरस्टैंड, ठीक है ना, इश्यूज हैं, पर इससे ज़्यादा इश्यूज तो नहीं होंगे ना, ठीक है ना, कि एक तरफ आपके यहाँ गोलाबारी हो रही है आपके आसपास, उस बीच में उसके सुबह उसके बाद में पढ़ना, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था। तो बहुत ही मोटिवेशनल इनकी जर्नी रही है, आप जाकर यूट्यूब पे चेक भी कर सकते हो। ये ना एक्चुअली मेरे जो मेरा सी सेट का बैच था लास्ट ईयर, उसका पार्ट थे। तो दिन में मेरा लेक्चर हुआ करता था, तो लेक्चर ये इन्होंने मुझे बताया कि
दिन में तो नहीं देख पाते थे, पर आफ्टर इट ये उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स डाउनलोड कर लिया करते थे, उस वीडियोस को डाउनलोड कर लिया करते थे एंड शाम को फिर वो बैच देखते थे, जो बैच के जो वीडियोस थे। सो दैट इज़ हाउ ही वाज एबल टू क्रैक द एग्जाम लास्ट ईयर एंड अब वो यहाँ लबासना में आज के समय ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट था ना, ये इसका पार्ट थे, ठीक है ना। तो उस समय आप नोटिस कर पाओगे ये जो करेगुटा हिल्स है, ठीक है ना, इसको केजीएच के नाम से जाना जाता है, वहां पर ये सारी चीजें हुई। एक बहुत ही बड़ा ये नक्सल का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उसको न्यूट्रलाइज करने के अंदर यहाँ पे हमारे सीआरपीएफ ऑफिसर्स ने, जवान्स ने, और साथ साथ हमारे जो कोबरा यूनिट्स हैं उन सब ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया। आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि एक ना, दरअसल में गलगाम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, ये आपको जो बेस है ये बीजापुर छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा। वहां से पूरा का पूरा ऑपरेशन जो था वो कोऑर्डिनेट किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना लोकल के साथ ट्रस्ट बनाया। देखो एक दो चीजें होती है ना कि जब भी आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ना होता है ना, तो दो चीजें होती हैं, एक तो आप लोकल के साथ ट्रस्ट बनाएं, डेवलपमेंट वहां तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर लोगों तक डेवलपमेंट पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली चीजें कम होंगी। एंड दूसरा है आपने अपनी सिक्योरिटी को आपने शानदार रखना होता है। जैसे आप लोगों ने ऑपरेशन समाधान के बारे में सुना होगा, ठीक है, ऑपरेशन समाधान बहुत ही इफेक्टिव रहा है हमारी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए। हमारे होम मिनिस्टर जी ने प्रॉमिस भी किया हुआ है कि 2026 मार्च 31 तक यहाँ पे भारत यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म कर देगा। एंड एक्चुअली अगर हम बात करें ना, तो पिछले कई सालों में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से हम लड़ने में काफी सक्षम हुए हैं। 2010 में जो हमारे हालात थे और 2025 में जो हालात हैं, इसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में बहुत भारी मात्रा के अंदर कमी आई है। तो हमारी जो स्ट्रेटजीज थी डेवलपमेंट लोगों तक पहुंचाने की, सिक्योरिटी बेहतर करने की, वो सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे रोल यहाँ पे प्ले किया है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे हमारी जो कुछ स्कीम्स थी, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम हो गया, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम हो गया, हमारे ट्राइबल्स के लिए हमारे जो अलग अलग डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करी गई, उन सब ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद करी है। तो ये जो कारेगुटा हिल्स है ना, इनके बारे में आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। एंड ये मेजर मेजर एक तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड था नक्सलाइट्स का। रीज़न यही है कि यहाँ पे जो टेरेन है ना, उसका एडवांटेज उनको मिलता है। ये ना एक्चुअली वहाँ पे पहाड़ों के अंदर या पहाड़ियों के अंदर छुपते छुपाते हुए, मतलब जो गुरिल्ला वारफेयर होता है उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। सो दैट इज़ वाई हमारी फोर्सेस को बहुत चैलेंजेस यहाँ पे फेस हुए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड था माओइस्ट का। इनफैक्ट अगर हम बात करें पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ठीक है, तो ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलती है, जो कि माओइस्ट मिलिट्री फॉर्मेशन में सबसे पावरफुल आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसकी लोकेशन जो है वो छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के ऊपर है एंड उस वजह से भी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी, बट हमारी फोर्सेस ने बहुत शानदार काम किया, ठीक है, एंड हमारे बहादुर जवानों ने बहुत काम किया एंड दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन विच वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग, पर वो उतना ही सक्सेसफुल हमें देखने को मिला। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है ना, वो है इंडिया रैंकिंग्स 2025 के बारे में। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप सब लोगों ने ना NIRF रैंकिंग के बारे में सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है, हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको हम रैंकिंग देने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे टॉप के ऊपर है, कौन सा सेकंड नंबर के ऊपर है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में, मेडिकल में कौन है, मैनेजमेंट में कौन है। तो दरअसल में 2016 के अंदर हमने ये रैंकिंग का सिस्टम स्टार्ट किया था। उस समय सिर्फ एक कैटेगरी और 3 सब्जेक्ट डोमेन्स थे, पर आज 2025 के अंदर हम 9 कैटेगरीज और 8 सब्जेक्ट डोमेन्स में ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार का जो रैंकिंग्स आई हैं उसमें आप नोटिस कर पाओगे कि जो टॉप के ऊपर है ना वो IIT मद्रास है, और लगातार 7वें साल ऐसा हुआ है कि IIT मद्रास ने यहाँ पे टॉप किया है। ये फील्ड कौन सी है, ओवरऑल कैटेगरी के अंदर इसने टॉप किया है। इंजीनियरिंग के अंदर भी इसने टॉप ही किया है, 10th कंसेक्टिव ईयर, इसका 10वां साल लगातार ये टॉप किया जा रहा है। बाकी इनोवेशन में, SDGs में इसका टॉप आपको पोजीशन देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जो बन के आई है वो IISc बैंगलोर है, और ये पिछले 10 साल से इस तरह से कंटिन्यूस आपको देखने को मिल जाएंगी। रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर इसका भी रैंक 1 ही IISc बैंगलोर का, और 5वां लगातार साल से ये इस तरह से टॉप के ऊपर है। मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, मैनेजमेंट में तो कोई डाउट ही नहीं है, IIM अहमदाबाद बिल्कुल टॉप के ऊपर है, फर्स्ट। ऊपर से मेडिकल की बात करें, मेडिकल में एम्स दिल्ली का नाम किसने नहीं सुना, वो टॉप के ऊपर ही है। इसके अलावा फार्मेसी की बात करें तो फर्स्ट रैंक जो आया है वो जामिया हमदर्द का है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के अंदर IIT रुड़की टॉप पे है। लॉ के अंदर अगर हम बात करें तो आपका जो NLSIU बेंगलुरु, दैट इज आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, वो टॉप के ऊपर देखने को मिल जाएगा।
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका जो एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर के अंदर टॉप पे है, जादवपुर यूनिवर्सिटी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में टॉप पे है, एंड जो इग्नू है वेरी वेरी फेमस, तो वो ओपन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसका पहला रैंक आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये रैंकिंग डिसाइड कैसे होती है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि IIM अहमदाबाद ऊपर है या बैंगलोर ऊपर है या कोड ऊपर है। ये डिसाइड किया जाता है इन 5 पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर। जैसे पहला होता है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, इसकी वेटेज है 30%। दरअसल में ना यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशो, ऐसा तो नहीं है कि फैकल्टी बहुत ही कम है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, जो फैकल्टी हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं, कितना वगैरह आपका फाइनेंशियल पैसा कितना उनको यहाँ पे मिलता है, उनको कैसे वो इस्तेमाल करते हैं, इससे पता लगता है कि टीचिंग वहाँ की कैसी होगी। फिर दूसरा है आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, कितनी पब्लिकेशंस आपने वहाँ पे उस इंस्टीट्यूशन ने करी, ठीक है, उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी साइटेशन है, कितने पेटेंट वगैरह वहाँ पे फाइल हुए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे हैं, वो सारा इसमें आ जाता है। फिर तीसरा होता है आपका ग्रेजुएशन आउटकम, इसकी वेटेज है 20%। ग्रेजुएशन में आपका आउटकम में देखते हैं भाई प्लेसमेंट वगैरह भी हो रही है नहीं हो रही, बच्चों को जॉब्स वगैरह मिल रही हैं, सैलरी वगैरह मिल रही हैं, बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं अच्छी अच्छी जगह के ऊपर या नहीं जा रहे, स्टार्टअप्स वगैरह उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, वो सारा ग्रेजुएशन आउटकम के अंदर आएगा। फिर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी की बात करें तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि किस किस तरह के बच्चे हैं, कहने का मतलब सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उसमें मेल ही हैं, फीमेल भी होनी चाहिए उसके अंदर उस कोर्सेज के अंदर, साथ ही साथ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही जगह के बच्चे हैं, कुछ आपके अलग अलग एरिया से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, बाकी और एरिया से बच्चे होने चाहिए। फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, आपके जो पर्सन विद मतलब जो दिव्यांगजन होते हैं उनकी भी प्रपोर्शन अच्छा खासा होना चाहिए। तो इस तरह से डाइवर्सिटी होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे काउंट की जाती हैं। एंड पांचवा है आपका परसेप्शन। परसेप्शन होता है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को परसीव करते हैं, जो बाकी और लोग हैं, पब्लिक है, उनका क्या परसेप्शन है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। तो इन पांचों पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डिंग जो वेटेज मैंने आपको बताई उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉप के ऊपर है। इस तरह से ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। दरअसल में हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, तो उसी के साथ हमने इन चीज़ों को अलाइन किया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इनको पब्लिश करती है, कुछ डेटा इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है, कुछ बाकी जो आपके थर्ड पार्टी सोर्सेज जैसे स्कॉपस हो गया, वेब ऑफ साइंस हो गया, डेरवेंट इनोवेशन, इनसे डेटा लिया जाता है एंड उस डेटा के बेसिस के ऊपर हम फिर एनालाइज करते हैं कि किसकी क्या रैंकिंग यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस बार की रैंकिंग के अंदर 14,000 इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ये कॉरस्पॉन्डिंग रैंकिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज़ योर सिल्वर नोटिस। देखो जब हम दोस्तों बात करते हैं ना इंटरपोल की, तो इंटरपोल के ना अलग अलग नोटिसेज हैं, पर एक ऐसा नोटिस है जो रिसेंटली अभी ऐड हुआ है, बल्कि रेदर आई शुड से अभी पायलट फेज के अंदर ही है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो दुनिया में ना क्राइम्स होते हैं, और क्योंकि बहुत सारे क्राइम क्रॉस बॉर्डर होते हैं ना, तो वहां पर रिक्वायरमेंट रहती है कि दुनिया भर की जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करें। उसी कोऑर्डिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये इंटरपोल के नोटिस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं थोड़ा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक होता है आपका रेड नोटिस। जब मैं बात करता हूँ ना रेड नोटिस की, तो रेड नोटिस में क्या होता है, यहाँ वांटेड पर्सन की बात होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पर्सन है जो जिसको अरेस्ट करना है या जिसकी लोकेशन हमें देखनी है, तो उसके लिए रेड नोटिस इशू किया जाता है। फिर अगर हम बात करें दोस्तों येलो नोटिस की, मान लो कोई पर्सन है वो मिसिंग है, खासकर अगर हम बात करें माइनर वगैरह की, ठीक है, तो उनको लोकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए येलो नोटिस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका एक होता है ब्लू नोटिस, किसी पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में चाहिए, तो उसके लिए ब्लू नोटिस हो गया। फिर चौथा पॉइंट है आपका ब्लैक नोटिस का। ब्लैक नोटिस आपकी जो बॉडीज जो अनआइडेंटिफाइड रहती हैं उनके लिए यहाँ पे ब्लैक नोटिस होता है। ग्रीन नोटिस आपका कुछ वार्निंग या इंटेलिजेंस देने के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। ऑरेंज नोटिस जो होता है ना, इसका मतलब ये है कि कोई इवेंट, कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट से कुछ अचानक थ्रेट होने वाला है पब्लिक सेफ्टी को, उसके लिए यहाँ पे ऑरेंज नोटिस इशू हो जाता है। पर्पल नोटिस की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मॉडस ऑपरेंडी, क्या काम करने का तरीका क्या है। कोई ऐसा होगा ना, कोई 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 चोरी करता है या कोई लेट्स से कोई ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह करता है, कुछ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो उसका तरीका क्या है, तो मॉडस ऑपरेंडी उसी को बोलते हैं, हाउ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, उसके लिए यहाँ पर पर्पल नोटिस होता है। तो ये 7 नोटिस तो होते ही होते हैं, पर एक अभी 8वां जो सिल्वर नोटिस है वो पायलट फेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके क्रिमिनल एसेट्स को आइडेंटिफाई और ट्रेस करने के लिए इस नोटिस को इशू किया जाता है, और एक्चुअल में ये जो केस है इसी कॉन्टेक्स्ट में है।
दरअसल में एक पर्सन है पवन ठाकुर के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे लगभग 82 किलोग्राम ऑफ कोकीन दिल्ली में आपको यहाँ पे सीजर के कॉन्टेक्स्ट में ये केस था। सो दैट इज वाई हमें यहाँ पे इन क्रिमिनल एसेट्स को ट्रेस करने के लिए हमने यहाँ पे हमारा जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उसने यहाँ पे पहला सिल्वर नोटिस इशू किया है अगेंस्ट पवन ठाकुर। सो दैट इज वाई सिल्वर नोटिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सिल्वर नोटिस क्यों इस्तेमाल होता है, जैसे प्रॉपर्टी, व्हीकल, बैंक अकाउंट या जो भी बिजनेस वगैरह हैं इस क्रिमिनल नेटवर्क के साथ टाइड हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये सिल्वर नोटिस का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये जो सिल्वर नोटिस था फिलहाल अभी पायलट प्रोजेक्ट के अंदर है। इनफैक्ट ये सिल्वर नोटिस जो आया था वो कहीं ना कहीं इटली की रिक्वेस्ट के ऊपर आया था, जिसको सीनियर माफिया मेंबर की एसेट्स के बारे में जानकारी चाहिए थी। तो भारत ने भी इसमें यहाँ पे समर्थन किया है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ क्लियर होनी चाहिए। बाकी नोटिस वगैरह तो मैंने आपको समझा ही दिए, पर आपको साथ ही साथ आपको नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बारे में भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये जो आपका नोटिस है ये किसने अभी इशू किया है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने। देखो ध्यान से समझना, अगर हम बात करते हैं ना इंटरपोल की, तो इंटरपोल के कॉन्टेक्स्ट में हर एक देश की कोई ना कोई बॉडी होती है जो कोऑर्डिनेट करती है। तो भारत की तरफ से वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई, ठीक है। तो सीबीआई काम देखता है इंटरपोल के साथ लिंकेज का। पर यहाँ पर पता क्या है, क्योंकि मुद्दा नारकोटिक्स वगैरह के साथ लिंक था तो यहाँ एनसीबी ने यहाँ पे आपका इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करके ये नोटिस इशू करवाया है, ठीक है। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या है दोस्तों, दरअसल में 1985 के अंदर यहाँ पे फॉर्म हुआ था अंडर एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इसके हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती हुई आपको ये एजेंसी देखने को मिलती है। तो ये कुछ बातें थी सिल्वर नोटिस और एनसीबी के बारे में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज योर महाबोधि टेम्पल। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग टोब्गे जी ये यहाँ पे इन्होंने विजिट किया बोध गया बिहार के अंदर महाबोधि टेम्पल को, एंड दैट इज वाई इट हैज़ कम इन द न्यूज़। तो एक्चुअली ना दोस्तों अगर हम बात करें तो आप रियलाइज करोगे कि महात्मा बुद्ध की लाइफ के साथ चार इंपॉर्टेंट साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली है आपकी लुम्बिनी जो कि नेपाल के अंदर है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। दूसरी है आपकी सारनाथ, जहां पर उन्होंने अपना अपना पहला सरमन दिया था, जिसको हम लोग धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। तीसरा आपको यहाँ पे महाबोधि टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। महाबोधि टेम्पल वही है जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध जी को, ठीक है। ये गया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, बोध गया बिहार के अंदर। एंड चौथी लोकेशन है कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर उनको महापरिनिर्वाण यहाँ पे अटेन हुआ था, जहां पे उनकी डेथ हुई थी। तो ये चार लोकेशन आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। तो आज हम जो बात करेंगे वो महाबोधि टेम्पल की बात करेंगे। ये महाबोधि टेम्पल जो है वो निरंजना नदी के पास में है, जिसको हम लोग फाल्गु रिवर के नाम से भी जानते हैं, और ये गया बिहार के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। 2002 के अंदर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, ठीक है ना। एंड साथ साथ अगर हम बात करें तो ये वही जगह है जहाँ पर प्रिंस सिद्धार्थ जी को यहाँ पे एनलाइटनमेंट यहाँ पे मिली थी अंडर द बोधि ट्री, वेरी वेरी फेमस। तो ये जो टेम्पल है दरअसल में अशोका ने 3rd सेंचुरी में बनाया था, बट आगे जाके 5th और 6th सेंचुरी के अंदर आपको ये रेनोवेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक तो आपको बात इस पिक्चर से देख के ये समझ आनी चाहिए कि ये जो आपका टेम्पल है ना, ये पूरी तरह से इंटायरली ब्रिक्स के साथ बना है। बाकी ये जो आपका शिखर आपको देखने को मिलता है, ये 50 मीटर हाई आपको इसका पिरामिड टावर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके ऊपर ना अगर आप थोड़ा इसको जूम करोगे इस तरह से, तो आपको बहुत ही शानदार इसके ऊपर कार्विंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसा आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो ये देखो इसके ना आसपास कॉर्नर टावर्स हैं, इनको बोलते हैं कॉर्नर वाले टावर्स। ये जो कॉर्नर टावर्स है ना, इनके ऊपर भी अम्ब्रेला शेप्ड आपको डोम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी साथ ही साथ इसके अंदर आपको यहाँ पे वज्रासन डायमंड थ्रोन देखने को मिलेगा, जो कि वही एग्जैक्ट साइट है जहां पर बुद्ध जी को यहाँ पे मेडिटेशन प्राप्त हुई थी। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है इंडिया सिंगापुर कॉपरेशन ऑन मलक्का स्टेट पेट्रोल। मैं थोड़ा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पर आप पिक्चर में मलक्का स्टेट के बारे में आप देख पा रहे होंगे। स्टेट ऑफ मलक्का की जब हम बात करते हैं ना, तो ये बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर अंडमान सी है जो कि आपके इंडियन ओशन में आता है, उसको यहाँ पे ये कनेक्ट करता है आपके साउथ चाइना सी के साथ, जो कि आपका एक तरह से पैसिफिक ओशन का पार्ट यहाँ पे बन जाता है। सो दैट इज वाई स्टेट ऑफ मलक्का इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ दुनिया के सबसे जो बिजी पैसेजेस है ना,
उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्टेट ऑफ मलक्का ही देखने को मिलता है। एक्चुअली 60% से भी ज़्यादा जो ग्लोबल ट्रेड और ऑयल शिपमेंट है वो इसी स्टेट के थ्रू यहाँ पे पास करते हैं। बाकी हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा पास में आपको ये देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया सिक्योरिटी एज वेल। और चाइना का जिस तरह से इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ रहा है उस वजह से स्टेट ऑफ मलक्का की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा आपको बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। भारत ने यहाँ पर अपना एक इनिशिएटिव भी रन कर रही है, दैट इज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। यहाँ पर क्या है ना, भारत के द्वारा ये जो IPOI इनिशिएटिव यहाँ पे चल रहा है, ये 2019 में भारत ने लॉन्च किया था एट द ईस्ट एशिया समिट इन बैंकॉक थाईलैंड। अब इसमें हमारी कोशिश यही थी कि हमारा जो इंडो पैसिफिक है वो फ्री एंड ओपन रहे एंड रूल बेस्ड यहाँ पे ऑर्डर रहे, यहाँ पे अपनी मनमर्जी से कोई भी देश कुछ भी चेंजेस यहाँ पे ना करे। तो ये इनिशिएटिव हमारा देखने को मिल जाएगा। अब उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर भारत और सिंगापुर यहाँ पे साथ में आए हैं, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे अग्रीमेंट्स किए। उनमें एक अग्रीमेंट में ये भी डिस्कशन हुआ कि किस तरह से इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इन पेट्रोलिंग द इम्पॉर्टेंट मलक्का स्टेट। ठीक है ना, तो सिंगापुर PM ने भी यहाँ पर इस बात को एक्नॉलेज किया है। दरअसल में भारत और सिंगापुर की जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन यहाँ पे बढ़ाने के लिए हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं। जैसे IPOI तो मैंने आपको समझा ही दिया, साथ ही साथ अगर हम बात करें मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, इनफैक्ट और भी चीज़ें जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन हो गया, इन सब के ऊपर हम साथ में काम करेंगे। मलक्का स्टेट पेट्रोल के अंदर भारत का जो इंटरेस्ट है उसको पेट्रोलिंग के अंदर, उसको सिंगापुर ने यहाँ पे इंडोर्स भी किया। प्लस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को टैकल करने के लिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसमें कॉपरेशन साथ में करेंगे। इसके अलावा ग्रीन एंड डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है ना, तो जैसे ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट होगा भारत से सिंगापुर में फ्रॉम डेडिकेटेड एक्सपोर्ट्स। इसके अलावा ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर, डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर, ये सब बनाए जाएंगे। इनफैक्ट ट्रेड को भी और बेहतर यहाँ पे किया जाएगा, जैसे सिविल एविएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड MRO जो फैसिलिटीज़ होती हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, उसके अंदर भी यहाँ पे कॉपरेशन इंक्रीज किया जाएगा। सेमीकंडक्टर सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और सिंगापुर हमें भारत को हेल्प करेगा ताकि भारत के अंदर डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन क्लस्टर यहाँ पे सेटअप हो पाएँ। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भारत और सिंगापुर कोऑपरेट कर रहे हैं एंड आपको यहाँ पे मलक्का स्टेट के रिगार्डिंग चीज़ें डेफिनेटली पता होनी चाहिए, राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ मैंने जो कल आपको होमवर्क दिया था उसकी अगर हम बात करें तो दरअसल में NCMM, ठीक है ना, इसका जो टेन्योर था तो वो आपको देखने को मिलता है 2024-25 से लेकर 2030-31 के बीच में। जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो ये स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स की, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं बल्कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, उसके द्वारा यहाँ पब्लिश किया जाता है, इसलिए सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसकी IUCN कैटेगरी आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।